हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो है, इस बुक का नाम है BSOC 134। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाली हूँ। और इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की है, बट इंग्लिश मीडियम में की है, और मैं और भी वीडियो अभी अपलोड करूँगी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक शोधक अनुसंधान क्या है। पहले तो हमें शोधक मतलब पता होना चाहिए। शोधक मतलब होता है रिसर्च, जो हम करते हैं ना किसी चीज़ पे, वो होता है। तो सामाजिक शोधक मतलब कि समाज के ऊपर जो हम शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में बताना, और अनुसंधान क्या होता है उसके बारे में। तो सामाजिक शोधक से समझ आ रहा है समाज के ऊपर में रिसर्च करना। तो समाज के ऊपर में हम रिसर्च करते क्यों हैं, पहली बात तो हम इसलिए करते हैं कि हमें पता लगे कि समाज के अंदर क्या प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही है, या फिर कि क्या क्या और डेवलपमेंट करने चाहिए। जो मानव होता है, इंसान है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें और करनी चाहिए, ये मैंने आपको छोटा सा एक ओवरव्यू बताया है। बट यहाँ से अब हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहे सामाजिक अनुसंधान शब्द दो उससे मिला है, एक तो सामाजिक, एक अनुसंधान। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले सामाजिक अनुसंधान का अर्थ जानने से पहले अनुसंधान क्या होता है उसका अर्थ समझेंगे। तो अनुसंधान इसमें बताया है कि उत्पत्ति ऐसे शब्द से हुई है जहाँ पर दिशाओं में जाना है या अथवा खोज करना। अनुसंधान मतलब खोज करना। ठीक है, शोध एक डिफरेंट हो गया, अनुसंधान भी वही हो गया, खोज करना। ठीक है, तो रिसर्च करना, खोज करना वही है। फिर यहाँ पे हम खोज किस किस कैटेगरी में करते हैं या किस पद्धति से करते हैं, तो वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं। नहीं कि हम उठ गए और कहीं पे भी खोज करने चल गए, ऐसा नहीं होता। एक उसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, उसमें कितने उपकरण यूज़ किए जाते हैं, वर्तमान में कैसे थे और प्राचीन काल में कैसे होता था। तो ये रिसर्च जो हम होती है ना, जैसे कि हम PhD करते हैं, तो PhD में क्या करते हैं, हम रिसर्च ही तो करते हैं। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर हम रिसर्च करते हैं। जैसे कि अब मैंने एक टॉपिक लिया है पॉलिटिकल साइंस का, तो उसके ऊपर मेरे को रिसर्च करनी है कि हम जाके वहाँ पे वो लेते हैं, ब्यौरा लेते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, लोगों से पूछते हैं कि आपको कैसा लगा, आपको कैसे नहीं लगा, कोई पॉइंट लेके, तो वो पूरा एक होता है, तो वो रिसर्च होती है। तो उसी के बारे में इसमें बताया कि जो क्या होता है रिसर्च से, है ना, हमको ज्ञान के बारे में, नई नई वैज्ञानिक चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे जैसे आप देखिए, पहले के टाइम पे ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, आज के टाइम पे कलरफुल होते हैं। पहले के टाइम पे बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, आज के टाइम पे लैपटॉप होता है, छोटे छोटे फ़ोन ही कंप्यूटर साइज़ के। तो ये क्या हुआ, ये रिसर्च हुई, अनुसंधान हुआ, खोज हुई, उसके बाद ही तो ये ऐसे हुआ। तो खोज से क्या होता है कि हम न्यू चीज़ों को या फिर नई चीज़ों को, विज्ञान को हम पाते हैं या फिर खोज पाते हैं, यही है इसमें। तो उससे हमें नई नई टेक्नोलॉजी का पता चलता है, और इसकी ये खोजने की विज्ञान पद्धति होती है। ऐसे नहीं कि आपने बैठे बैठे सोच लिया और हो गया, नहीं, उसको खोजना पड़ता है विज्ञान पद्धति के थ्रू। एक पूरा प्रोसेसर होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दी है। सामाजिक अनुसंधान क्या हुआ, तो मैंने ये तो आपको अभी स्टार्टिंग में बताया। सामाजिक अनुसंधान, हम सामाजिक का अर्थ तो यहाँ पे आपको बता दें कि समाज जो है, तो उसके अंदर जो हम अनुसंधान करें, उसके अंदर जो रिसर्च करें, फिर हम समाज के बारे में, समाज के जीवन के बारे में जो जानकारी चाहते हैं, जो तथ्य चाहते हैं, वो उससे रिलेटेड उसी में बात करेंगे। फिर यहाँ पे सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा देनी है। तो देखिए, अलग अलग जो आपके फिलोसफर हैं, अलग अलग जो थे, उनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो आप इनमें से ये 4-5 दे रखिए, आप इसमें से 2-3 याद कर लो खाली, और उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, लिखोगे, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लिख सकते हो विशेष परिभाषा, फिर हैश करके परिभाषा विशेषता, ऐसे लिख सकते हो। और फिर जिसका भी नाम लिखोगे, जिसकी यंग का लिख दिया तो यंग लिखोगे, तो ब्लैक पेन से लिखना और उसको बोल्ड कर देना, अंडरलाइन करके, फिर उसके बारे में लिखना कि उन्होंने क्या परिभाषा दी। ऐसे लिखोगे तो ऐसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। और कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, सबसे पहले भूमिका बोल्ड में लिखते हैं, भूमिका, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये सब्जेक्ट वैसे हैं इसलिए बोल रही हूँ। पर इंग्लिश ऐसा नहीं होता, साइंस मैथ ऐसा नहीं होता, पॉलिटिकल हिस्ट्री ये सब ऐसे होते हैं जिसमें आपको निष्कर्ष भूमिका। तो यहाँ पे अब जो मोज़र है, उन के शब्दों में क्या है कि व्यक्ति जानकारी को सामाजिक घटनाओं और समस्याओं
से संबंध में की जाती है सामाजिक शोध कही जाती है। जो भी घटना या जो भी समस्याएं हैं उसके संबंध में जो हम शोध करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, सामाजिक शोध कहलाती है। यंग के अनुसार सामाजिक तथ्य परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं की विधियों खोज और विश्लेषण सामाजिक कि हम जो भी समाज में जो हम पारस्परिक संबंध होते हैं या फिर जो भी विधियां होती हैं उन सब में जब हम खोज करते हैं या फिर उस पर ध्यान देते हैं वो सामाजिक शोध कहलाती है। पूरा मतलब ये है कि समाज के अंदर जो हम खोज करते हैं सामाजिक शोध कहलाता है। समाज के ऊपर हम जो भी रिसर्च करते हैं, जैसे कि अब जो स्टूडेंट इकोनॉमी उसके हैं, सोशल साइंस के हैं, तो वो क्या होते हैं, वो समाज में अनुसंधान ही करते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं कि समाज में क्या चीज़ हो रही है। एजुकेशन के ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है, समाज के बारे में पढ़ते हैं, सारी चीज़ अधिकारों के ऊपर पढ़ते हैं, तो वही सब चीज़ें। और जो कुक हैं उनके शब्दों में फिर यहाँ पे थोड़ा वो है कि समस्याओं के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार, बुद्धिमानी, तथ्यों की अनेक अर्थोपयोगिता खोज कहलाती है। कि आप जब कोई भी खोज करते हैं, कोई भी समस्या की, जब कोई समस्या को आप जब उसकी ईमानदारी से और अच्छे से बुद्धिमानी से, तथ्यों से, तथ्य मतलब आपके पास जो वो होते ना तथ्य, अभी मेरे को इंग्लिश में वर्ड याद नहीं आ रहा उसका, तो जब फैक्ट जो होते हैं, फैक्ट अब एक तरीके से फैक्ट होते हैं, तो हम जब पूरे सोच समझ एकदम फैक्ट प्रैक्टिकल रूप से जब हम किसी की समस्या को उस पर वो करते हैं तो उसी को शोध कहते हैं। ठीक है, समाज के ऊपर बता रहे हैं सारा। तो अब यहाँ पे भी नेक्स्ट भी, तो ये तो आप पोस्ट करके पढ़ लेना एक दो। तो अब आंकड़े संग्रहण करने की विधियाँ बतानी है। आप देखियो, जब आप समाज वो करते हैं, शोध करते हैं, तो शोध में क्या होता है, रिसर्च होती है। इंग्लिश में मैं आपको शोध को रिसर्च बोलती हूँ, ठीक है, शोध बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट है। तो देखिए, जो हम जब रिसर्च करते हैं तो उनके लिए हमें आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं, डाटा जिसे बोलते हैं वो हमें इकट्ठा करना होता है। तो डाटा जब आप इकट्ठा करोगे तभी तो आप किसी उस पर निकल पाओगे, निष्कर्ष निकाल पाओगे कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ। तो ठीक है, तो डाटा कैसे संग्रहण होता है, दो तरीके से होता है, प्राथमिक और द्वितीय स्रोत होते हैं। प्राथमिक में यहाँ पे व्यक्तिगत बताए गए, व्यक्तिगत रूप से कैसे, जैसे कि हम एक दूसरे से पूछते हैं, ठीक है, मैंने बताया ना कि हम जाके ब्यौरा लेते हैं, उनके पूछते हैं समस्याओं के बारे में कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, वो सब चीज़ें इसमें। कि हम जनसंख्या, लिंग अनुपात और जो साक्षरता है, पढ़े लिखों की संख्या है, ये सब हम चीज़ें देखते हैं। तो ये व्यक्ति तो हुआ, पर्सनली हुआ, व्यक्तिगत हुआ। तो ये सब चीज़ों का हम लेते हैं, डाटा लेते हैं, आंकड़ा बनाते हैं। और ये हो गया एक तो पहला, ठीक है, ये वाला तो इसको आप यहाँ देखो, पोस्ट करके भी यहाँ पढ़ सकते हो आप। बट मेरे पास जो पीडीएफ है, इसकी मेरे पास पीडीएफ भी है, ये भी है, और एक अलग से पीडीएफ है जिसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन है। इसके अंदर तो थोड़े से क्वेश्चन है, 4-5-6, बट एक पीडीएफ है जिसके अंदर आपके 25 राउंड क्वेश्चन है। तो अगर आप उसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आप ये वाले पीडीएफ भी कर सकते हैं। तो ये तो आपका इसमें हो गया। अब यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम आपको करना है तो कर लो। वैसे तो इतना ज़रूरी नहीं है डायग्राम, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें याद नहीं रहेंगी। जो जो चीज़ें लिखी गई हैं अगर याद हो जाएंगी तो आप इसको भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, यह भी उसी का ही था। नेक्स्ट देखिए, सशक्तकार में क्या होता है, जो मैंने पहले वाले में आपको बताया था ना, व्यक्तिगत वाला जो था, व्यक्तिगत में तो ये था कि लिंग अनुपात हो गया, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब चीज़ों पे होते हैं। पर सशक्तकार में ऐसे होते हैं, साक्षात्कार में आप बातचीत के थ्रू लेते हैं, वो मैंने ऊपर वाले में बोल दिया था, बट वो इसमें है कि हम ऊपर वाले में तो हम देखते हैं, डाटा देखते हैं कि लिंग अनुपात कितना है, ठीक है, और जैसे कि मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितनी है, सब देखते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम डाटा बनाते हैं। सेकंड ये वाले में है कि आप पूछताछ के माध्यम से जो करते हैं, जो मैंने पहले बता दिया था वो गलती से, कि हम ब्यौरा लेते हैं, सबसे जाके पूछते हैं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंसान है वो थोड़ा घबरा भी जाता है। जैसे कि मैं गई हूँ किसी के पास और पूछ रही हूँ, तो सामने वाला इंसान घबरा भी जाएगा, मेरे से पूछ क्यों रहे हैं, कोई ऐसा कुछ काम तो नहीं, मतलब कुछ भी वो सोच सकते हैं, घबरा जाते हैं मतलब। तो पहले तो उनको कंफर्टेबल फील कराना पड़ता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम नॉर्मली डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनको बिल्कुल नॉर्मली समझाना पड़ता है। और उनको ये भी बताना पड़ता है हम जो बता रहे हैं गोपनीय है, ये किसी और के पास नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर अभी हाल फिलहाल में जैसे कि वो हो रही है, वोटिंग हो रही है, ठीक है, अभी वहाँ पंजाब की हुई थी, यूपी की, ऐसे हो रही है ना वोटिंग्स,
तो उसमें क्या है, अब पूछते हैं ना वहाँ पे कि किसकी पार्टी बनने के चांसेस है ज़्यादा, ऐसे पूछते हैं। तो उन लोगों को कैसे पता रहता है, जो आपके न्यूज़ वाले उन लोगों को कैसे पता लगता है कि इन लोगों की बन जाएगी, क्योंकि वो जाके पूछते हैं लोगों से कि आपने किसको वोट दिया या फिर आप किसको चाहते हैं। तो जब वो उन लोगों को बताएंगे तो वो ऐसे भी तो बोलेंगे कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए बीच में, है ना। तो उन लोगों की बात गोपनीय रखना कि आपने वोट दिया जिसको भी या फिर आप चाहते हैं बने, तो गोपनीय रखते हैं वो बातों को। तो ये भरोसा दिलाना पड़ता है, तभी सामने वाला आपको कुछ बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा, पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर नेक्स्ट आपका प्रश्नावली मतलब क्वेश्चन जो बोलते हैं वो, उसकी अनुसूची बनाना। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न जो होते हैं उनको कागज़ पे लिखे जाते हैं और उसके उत्तर दिए जाते हैं। तो प्रश्नावली हो गया, ठीक है। तो इसमें हम पूरी एक सूची बनाते हैं कि जो जो हमारे क्वेश्चंस है, जो जो हम चाहते हैं इसका आंसर ढूंढना, वो क्वेश्चन लिखते हैं और फिर उस पर उसका आंसर लिख देते हैं। और जो इंसान उत्तर देता है उस चीज़ का, ठीक है, या उस चीज़ के बारे में बताता है, उसका भी पूरा विचार जो होता है वो सब उसमें हम लिख देते हैं, किस माध्यम से हमें वो चीज़ मिली है। जैसे कि मेरे को कोई डाटा मैंने कलेक्ट किया, डाटा इन द सेंस मैं कहीं गई, मैंने किसी से पूछा एजुकेशन के ऊपर, मैंने किसी से पूछा कि आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो नहीं हो, ऐसे सब मैंने पूछा। तो मैं गई, अब मैं उसमें माध्यम लिखूंगी कि मैंने इस इंसान से पूछा, ठीक है, उसका नाम लिख दिया। अगर मैंने नेट से कलेक्ट किया तो नेट लिख दिया, ये माध्यम लिख दिए, और कितना कितना क्या आंसर आया वो सब लिख दिया। तो ये तो आपकी सूची बनाना हो गया एक तरीके से। तो वो सब आप पूरा एक ब्यौरा को लिख देते हो और फिर उस पर जांच पड़ताल करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कि हाँ ये सही भी है नहीं है, तो वो सब चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा समाप्त हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, सामाजिक शोध अनुसंधान के अवलोकन के नियमों के बारे में समझिए। अब देखिए, जब हम सामाजिक शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके नियम भी होंगे, ठीक है। जिसके ऊपर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि एक वैज्ञानिक पद्धति होती है, उसके थ्रू सब चीज़ होता है। ऐसे नहीं है कि हर कोई जाके शोध कर देता है, ऐसा नहीं होता। आपको डिग्री लेनी पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है, तभी करते हैं। तो उसके नियम क्या है वो हम इसमें देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें आदेश। आदेश में क्या होता है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये चीज़ें साधारण है या असाधारण। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमें ये सोच के कभी नहीं कर सकते साधारण चीज़ इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, असाधारण है। हमें ये चीज़ के पे ध्यान देना चाहिए कि वो आश्चर्यचकित मतलब कि एकदम डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है। और हमें अपने जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें अपने खुले विचारों से रिसर्च करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलती हैं, नई नई घटनाएं पता चलती हैं जो हमने कभी पहले देखी नहीं होती, सुनी नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए कभी भी हम रिसर्च करते हैं, कुछ अनुसंधान करते हैं, तो वहाँ पे हमारे दिमाग मस्तिष्क पूरा तरीके से खुले होने चाहिए, हम एकदम ओपन माइंडेड होने चाहिए, तभी हम रिसर्च कर पाएंगे। अगर हम छोटे से दायरे में ही सिमट के रहेंगे तो हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे, हम अनुसंधान उन चीज़ों पे नहीं कर पाएंगे। तो इसका पहला ही नियम है आदेश। जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, बस ये देखना चाहिए कि ये साधारण असाधारण उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बस ये है कि आपको उस पर ध्यान है। अगर वो आपको ऐसे लग रही है नॉर्मल से, इस पर मेरे को ध्यान नहीं देना चाहिए, तो यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ मिले कि हमें कभी देखी ही ना हो। तो वो इसमें पहला पॉइंट था। तो देखिए, इसमें पॉइंट्स ही आपको याद रखने हैं। इस वाले क्वेश्चन में ऊपर जो बताया उसमें भी पॉइंट्स थे बहुत सारे, तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि इसके पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने हैं। अब यहाँ पे एक और भी कुछ है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान दें। अब ध्यान दें में क्या है कि हम वही चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहिए, हमें वही चीज़ों को लिखना चाहिए जो हमने देखा है और सुना है, मतलब कि प्रैक्टिकली रूप में जो है देखा और सुना है वही हमें लिखने चाहिए। हम जो सोचते हैं वो हमें कभी भी नहीं लिखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो बहुत कुछ सोच लेते हैं, हम तो सोचते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बट वैसा प्रैक्टिकली हो रहा होता है। तो इसलिए हम जो सोचते हैं वो हम कभी भी रिसर्च में नहीं लिखते, हम प्रैक्टिकली चीज़ों को उसमें लिखते हैं जो हमने देखा और सुना होता है, और उनका कुछ विश्लेषण करना शुरू नहीं करते, या आप निश्चित रूप से कुछ ज़्यादा याद करेंगे। तो इसमें इतना है कि आप जब भी कोई रिसर्च करें, कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो देखा और सुना हो। अपने काल्पनिक चीज़ों को उसमें नहीं लिखते, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं उस पर ज़्यादा हम फिर विश्लेषण नहीं करते, ठीक है, ना करने का मन करता हमारा। देखिए, ये जो यहाँ पे है ना, ये एग्जाम्पल आपको यहाँ समझा रखा है, ठीक है। जैसे कि सेकंड पॉइंट के बाद जो लिख रखा है एग्जाम्पल के तौर पे लिख रखा है कि हम जब काल्पनिक चीज़ों को लगते हैं ना, हम सोचते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो सब चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सटीक और व्यवहारिक।
सटीक और व्यवहारिक भी वर्ड से ही पता चल रहा है कि एकदम सटीक होनी चाहिए जानकारी, और व्यवहारिक प्रैक्टिकली रूप से होनी चाहिए। वही है कि काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या फिर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, सटीक होनी चाहिए। तो दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो ये इसमें और देख लेते हैं। तो इसमें वही है कि आप हमेशा एकदम चौकस मतलब ही होता है, हमेशा एकदम उसमें रहे, जागरूक टाइप के रहें, हमेशा अपने दिमाग कान सबको खुला रखें कि कोई भी अगर घटना घटती है तो आपको देखनी होती है, ठीक है, कुछ भी रिसर्च कर रहे कुछ भी कर रहे तो आपको पता होना चाहिए, एकदम सटीक रिकॉर्ड आपको ऐड करना होता है। ये नहीं कि आप थोड़ा सा हेर बदल कर सकते हैं, आपने जो देखा जो सुना वो आपने लिखना है, खुद से उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हम उसमें। और ये हमें पता होना चाहिए कि क्या कब और कहाँ कैसे ये हुआ, अपने व्यवहार को उस तरीके से भी रखना चाहिए, और ये सब हमें पता भी होना चाहिए, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये सब क्वेश्चंस आते हैं जब हम ये करते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दिया आपको, तो ये आप कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्धांत के विविध तत्वों की चर्चा कीजिए। जो सिद्धांत होता है उसके कितने तत्व हैं उसके बारे में आपको यहाँ बताने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही एज इट इज़ आपके क्वेश्चन पूछे जाएं। क्वेश्चन मॉडिफाई हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, बट आपको जब अगर आप ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन तो आपको पता लगेगा कि वही क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फिर अगर आप PDF लोगे तो उसमें से आए, क्योंकि ऐसा होता है कि एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, थोड़े चेंज होके आते हैं। स्कूल टाइम में आते थे एज इट इज़, बट कॉलेज टाइम में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे चेंज होके आते हैं। तो इसलिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं आंसर से ज़्यादा, ताकि वहाँ पे आपको क्वेश्चन पता होगा तभी तो आंसर लिखोगे उसका। तो यहाँ पे उत्तर देखते हैं इसमें। जो इसमें सिद्धांत है, पहले तो है अवधारणाएं, फिर चर, कथन और प्ररूप, ये इसमें जो मेन है ये 4 हैं। तो हम अवधारणाओं से पढ़ते हैं। देखिए, अवधारणा और जो धारणा इसमें बताएगी, ये धारणा तो आपको पता होगा, जो हमारी सोच होती है, कोई धारणा हम बोलते हैं ना कि ये रूढ़िवाद बोलते हैं हम, ये रूढ़िवाद हैं, ओल्ड टाइप ओल्ड थिंकिंग वाले हैं। तो ये धारणा होती है, किसी की एक धारणा बन जाती है कि इस धर्म को मानना चाहिए, किसी की धारणा होती है ऐसा काम करने, एक धारणा होती है, सबकी एक सोच एक धारणा होती है। तो उस धारणा की बात हो रही है इसके अंदर कि जब भी कोई धारणा जो होती है वो घटना को दर्शाती है। जैसे कि अभी एक वो आया था जो मुस्लिम वालों का कुछ आया था ना, वो वाला बुरखे का, तो वहाँ पे उसको लेके जो भी हुआ था बातचीत, तो एक धारणा है उनकी, तो वो दर्शा रही है उस घटना को। वो घटना जो हुई कि पैन के अंदर नहीं जाना, ये घटना हुई, और धारणा क्या थी उसके पीछे कि हमें वो ड्रेस पहननी है, ब्लैक वाली जो बुरखा होता है पूरा वो। तो ये एक धारणा है, वो किसको दर्शा रही है, घटना को दर्शा रही है। एक धारणा आप ये सोच लीजिए कि चप्पल पहन के मंदिर में नहीं जाते, ये हमारी एक धारणा है, और यहाँ घटना क्या है, चप्पल पहन के अंदर नहीं जाना है हमें, ठीक है। तो और चप्पल पहन के कोई चल गया तो फिर वही लड़ाई झगड़े जो भी ऐसे कुछ होगा तो घटना हो गई, तो वो धारणा उसको दर्शाती है। तो इसमें यही बताया गया कि जैसे हमारी धारणा होती है वैसे ही हम होते हैं, और वैसे ही हमारा समाज भी होता है। तो हमारी धारणा जो होती है हमको एक ही जैसे नहीं रखनी चाहिए, एकदम विकसित वाली रखनी चाहिए, ओपन माइंडेड वाली रखनी चाहिए, कि कोई भी चीज़ें हम उसको एक्सेप्ट कर सकें और जो बुरी चीज़ें उसको हटा सकें। तो ऐसी धारणाएं होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ही जब आप रिसर्च करते हैं तो आपकी धारणा बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिसर्च के टाइम पे, कि आप कैसा सोचते हैं, उसके अंदर कैसी धारणाएं रखते हैं, सटीक होनी चाहिए जो भी आप धारण कर रहे हैं। तो वही सब चीज़ें इसमें हैं। तो बाकी आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। अब देखिए, जो चर, कथन और प्ररूप है वो इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रखा, बट मैं आपको बता देती हूँ। चर होते हैं आपका जैसे कि जो एक जगह पे स्थिर नहीं रहता, चर मतलब कि इधर उधर सब चीज़ें होती रहती हैं, उसको चर बोलते हैं। और इसको हम ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे कि अब कोई भी सिचुएशन है वो एक जगह स्थिर नहीं होती, चलती फिरती रहती है, जो भी समाज में भी चीज़ें चलती हैं, पहले कैसा था अब कैसा, तो चर में एक जगह स्थिर नहीं हो रहा। कथन में होता है जब हम किसी अपनी बातों को जब बताते हैं तो कथन हो गया, ठीक है, उसका एक मसौदा तो प्रारूप में आता है। कथन में हम जब अपनी बातों को कहानी या किसी के रूप में या लिखने के रूप में उसको दर्शाते हैं। प्रारूप हो गया फॉर्मेट जिसे हम बोलते हैं, मसौदा बोलते हैं एक फॉर्मेट से अपनी चीज़ों को लिखना या बताना, ठीक है। फॉर्मेट जो लेटर का एक फॉर्मेट होता है पूरा, तो उस तरफ से प्रारूप की बात हो रही है इसमें, बट इसमें एक्सप्लेन नहीं है। बट अगर आप दूसरी जो PDF है मेरे पास, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस विद आंसर हैं, तो वो आप मेरे से ले सकते हैं और ये वाले क्वेश्चन भी कर लीजिए। अब यहाँ वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं, तो वस्तु में जो निष्ठता होती है उसके बारे में हमें समझाना है पहले।
जो इसका प्रयोग है ये आप जब कोई जैसे कि किसी शब्द में किन किन शब्द में प्रयोग होते हैं, विधि और नीति शास्त्र जो होता है, ठीक है, जिसके ये जो हम पढ़ाई करते हैं नीति शास्त्र हो गया या फिर ये कोई भी शोध कर रहे हैं तो उनमें यूज़ होता है, विशिष्ट अर्थों में यूज़ होता है, वस्तुनिष्ठता, ठीक है, कोई विशिष्ट कुछ हुआ तो उसमें आपका ये वर्ड जो है यूज़ होगा, अच्छे उसके लिए यूज़ होता है, आप समझ सकते हो। तो इसका सामान्य अर्थ है कि व्यक्ति को कोई निर्णय करते समय उन सभी आधारों से मुक्त होना चाहिए जो उनकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल हैं। जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो हम अपनी जो सोच है ना अपनी ऊपर मतलब उसको उसको हटाते हुए उसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। जिसकी आप समझिए मैंने कोई रिसर्च की, उसके ऊपर मैंने कोई शोध किया तो मेरे को ठीक नहीं लगा, मेरे को लगा कि ये तो गलत हो सकता है, ठीक है, बट सबका पॉइंट ऑफ व्यू सही आ रहा है और मैं अपनी सोच को वहाँ आने ही मेरी सोच उस पर हावी पड़ रही है तो मैं अपनी सोच को वहाँ हटाऊंगी और जो रियलिटी है उसको लिखूंगी। तो अपनी जो सोच होती है, अपने जो वो होते हैं ना आधार, इन सब चीज़ों को हटाते हुए इन सब से मुक्त होते होना चाहिए ताकि हम फिर उसको अच्छे से लिख सकें। जैसे कि अब समझ लो कि मैं हिंदू हूँ, ठीक है, और मेरी फ्रेंड मुस्लिम है तो मेरे को वहाँ पे फिर भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनको अपने उसको हटाते हुए अपने धर्म को हटाते हुए हमें हेल्प करनी चाहिए। ऐसे होता है ना, तो हम जब हेल्प करते हैं हम ये थोड़ी देखते हो किस जाति का नहीं है, तो हम अपने जो ये सब चीज़ें इनको हटाते हुए एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, यहाँ पे ये है। फिर उसके बारे में और चीज़ें भी लिखा गया कि जैसे कि हम कल्पनाएं जो करते हैं, दृष्टिकोण जो बनाते हैं, रूढ़ी धारणाएं जो होती है, रूढ़ी पता है ना आपको, जो पहले पुराने टाइप की कंजर्वेटिव जिसको सोच बोलते हो, सब इन सब चीज़ों को हटाते हुए ही आप किसी चीज़ का उस पर रिसर्च कर सकते हैं या फिर उसके बारे में जान सकते हैं। नहीं तो अगर आप अपनी सोच में ही रह जाओगे तो हम दुनिया के बारे में नहीं जान पाएंगे, खुद के बारे में भी नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो वो इसमें है, बाकी वही सब पूरा समझाया गया है कि कैसे कैसे, तो आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। और बाकी वस्तुनिष्ठता ईमानदारी को वो देती है, परिणाम देती है कि वस्तुनिष्ठता ईमानदारी होता है ना, जो ईमानदार या ईमानदारी, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम कोई पक्षपात नहीं करते, स्वयं को हम आगे नहीं रखते हैं, जो हम देखते हैं वही लिखते हैं, कानून को हम उसमें ज़्यादा अधिक दर्जा देते हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। ये वार्डियो जो है उनके बारे में इसमें बताना है। तो वो क्या सोचते हैं कि उन्होंने अपनी परिभाषा दी है इसके ऊपर कि जैसे कि हमको अगर किसी चीज़ को समझना है ना, दुनिया को समझना है, स्थिति को समझना है, तो हमारी जो सोच है ना उसको हमें और गहरी करना पड़ेगा। मतलब यह है कि हम अपने दायरे में रख के सोचेंगे तो हम उस चीज़ को हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें अपनी सोच को बहुत डीपली जाना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से समझना पड़ेगा, बेहतर ढंग से समझना पड़ेगा, जब भी हम सामाजिक वास्तविकता को अच्छे से समझ पाएंगे। इनका कहने का मतलब सीधा यही है कि जैसे कि हम होते हैं ना बहुत कंजर्वेटिव सोच के होते हैं या रूढ़िवादी हो गए या छोटे से में सिमट के रह जाते हैं, तो हमें अपनी सोच को बदलाव करना पड़ेगा, डीपली नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी आप किसी चीज़ के ऊपर अनुसंधान कर सकते हो, तभी किसी चीज़ के बारे में आप जान सकते हो, शोधकर्ता बन सकते हो तभी। और जो भी आपके तरीके हैं उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत होती है हमें। जैसे कि हमारा कोई एक तरीका है कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि उसी तरीके से मैं काम करूँ तो वो ठीक है, सही है, हमें दूसरे तरीके से भी करके देखना चाहिए, शायद उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकले। तो हमारे तरीक़ों को हमें चेंज करना होगा। जैसे हम बोलते हैं ना अपनी, अगर आपको इम्प्रूव करना है अपनी लाइफ में, कुछ आप कुछ अच्छा बनना चाहते हैं तो अपनी हैबिट्स को बदलिए, ऐसा होता है। तो इसी में अपने तरीके को बदलें अगर आपको कुछ करना है आगे, अगर शोध करना है किसी चीज़ पे कुछ करना है तो अपने तरीक़ों को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा इनके आंसर बहुत शॉर्ट क्यों हैं, क्योंकि जब आप पीडीएफ लेंगे उनमें आंसर बड़े हैं आपके, बट इसमें छोटे हैं तो आप वैसे भी बना के लिख सकते हैं, इसमें खाली समझाने के उससे हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक विधि का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको बताना है। स्रोत क्या होते हैं इनके। तो ऐतिहासिक विधि जो पहले के टाइम पे विधियां होती थी, पहले से जो चलती आ रही है, पहले के टाइम पे जो थी हिस्टोरिकल मेथड्स, जिसके आज के टाइम पे जो हम बोलते हैं ना मॉडल, आज के टाइम पे मॉडल मेथड्स हैं या यूनिक मेथड्स हैं, न्यू मेथड्स हैं। तो हिस्टोरिकल किस टाइप के थे, जो पहले के टाइम पे ऐतिहासिक थे, तो उन तकनीकों को जब हम दिशा निर्देशक अनुसार
देखिए पहले के टाइम पे जो हिस्टोरिकल जो मेथड है उनमें जब हम कोई भी चीज़ का अनुसंधान करते थे, रिसर्च करते थे, तो ज्ञान मीमांसा करके नामक एक होता था, जिसमें क्या है कि हम क्वेश्चंस उठाते थे, उसमें क्वेश्चन उठाया जाता था, फिर उस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब होता था। तो उसके अंदर ये ऐतिहासिक स्रोत यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है, मतलब कि बस ये कि पहले के टाइम पे कैसा होता था, किस तरीके की विधि थी रिसर्च करने की। आज के टाइम पे डिफरेंट है, पहले के टाइम पे जाहिर सी बात है डिफरेंट ही होगी, क्योंकि प्राचीन काल की बात हो रही है इसमें, ऐतिहासिक की। तो वहाँ उसके बारे में रखा है कि जो पुरातात्विक होते थे वो साहित्य अन्य जो चीज़ें होती थी उनका प्रयोग करते थे, लिखते थे चीज़ों को, है ना। पहले वो लिखते थे साहित्य के रूप में, साक्ष्यों के रूप में, ऐसे पूरा लिख लेते थे कॉपी पे, या फिर जो भी उनके पास था उस पर लिख लेते थे। तो उस अकॉर्डिंग वो करते थे। बट आज के टाइम पे अलग, आज के टाइम पे कंप्यूटर पे कर रहे हैं, या फिर कहीं पे स्टोर कर रहे हैं चीज़ों को, लिख नहीं रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, या इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं। तो ऐसे है, पहले के टाइम पे अलग होता था। इतिहास के स्रोत देखते हैं। देखिए इसमें इतिहास के बारे में जो बात हो रही है ना, कि हम इतिहास की विधि क्या थी, अगर हम ऐतिहासिक की बात करें तो हम अब जब इतिहास की बात करते हैं कि हम पहले के टाइम पे अगर वो रिसर्च करते हैं, तो हम किस किस चीज़ों से हमें पता चलता है। तो वहाँ के जो गहने होते थे, कपड़े होते थे, हथियार होते थे, हमें पता चलता है ना, ये उस टाइम उस इतिहास का होगा। इस टाइम पे जो हड़प्पा के बारे में कैसे पता चला हमें, वहाँ के गहने, कपड़े, हथियार और जो भी चीज़ें हमें मिली, मुद्रा, जो भी चीज़ें मिली, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला यहाँ पे ये वाले टाइम के लोग रहते होंगे इतने साल पुराने। तो हम ये सब चीज़ें से पता चलता है। और ये सब चीज़ें कहाँ होती है, सरकारी जो है, सरकारी अपने पास इसको, सरकार जो होती है अपने पास इसको उसमें रखती है, अपने रिकॉर्ड में रखती है, संभाल के रखती है, लिखित रूप में भी होती हैं सब चीज़ें। ठीक है, तो वहीं से ही हम जब रिसर्च करते हैं, कुछ करते हैं, तो वहाँ से हम चीज़ों को देखते हैं, उस पर सारे रिकॉर्ड, दस्तावेज, ये सब चीज़ें फिर हम लिखते हैं और हमारे पास फिर ये आ जाती है। तो वही पूरे चीज़ों का बताया जाए कि क्या क्या संसाधन होते थे। तो जटिल समाजों में उपलब्ध होना होते हैं, ना कि साधारण समाज में। देखिए ये जो सब चीज़ें हैं ये जटिल समाज में मिलती है। जैसे कि हम कोई जटिल पहले का हड़प्पा सभ्यता है, तो हमें बहुत अच्छे से नहीं पता है उसके ऊपर, इतना डीपली भी नहीं पता हमें, क्योंकि वहाँ पे जितने भी हमें चीज़ें मिली हैं उसको, या तो कुछ चीज़ों को हम नहीं सही से समझ पाए, और जिनको समझ पाए उसके अकॉर्डिंग हमने अंदाज़ा लगा के बता दिया, उसके अकॉर्डिंग ही मतलब हमने बताया है। तो कुछ जटिल समाजों में ही ये सब चीज़ बातें, साधारण समाज है तो वैसे ही हम बिना रिसर्च करे भी पता लगा लेंगे, पर जो जटिल समाज होता है उसके बारे में हमें रिसर्च करने में कठिनाई होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक शोध अनुसंधान में तुलनात्मक विधि क्या है। अब वही उसका महत्व भी पूछा है। देखिए इनोम में जो अगस्त है, अगस्त कमस्ट एक वो है, इनमें जो समाजशास्त्र थे या चिंतक थे, उन्होंने है ना ये 4 पॉइंट बताए हैं कि जब भी हम कोई शोध करते हैं तो उसके अंदर पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, फिर उसको प्रयोग करते हैं, फिर उसकी तुलना करते हैं, फिर ऐतिहासिक, ये 4 वो पॉइंट समझ लीजिए आप इसके। तो इसमें तुलनात्मक के बारे में पूछें तो देखिए तुलनात्मक से आप क्या समझते हैं, तुलना करना किसी चीज़ की। तो हम क्या करते हैं कि हम अगर तुलना कर रहे हैं अभी, तो हम पहले के समाज और आज के समाज की अगर तुलना करते हैं तो हमें डिफ्रेंशिएट पता चलता है कि पहले के टाइम पे कैसा था समाज, आज के टाइम पे कैसा है। तो इससे हमें बहुत सारी जो खामियां हैं वो भी पता चलती है, और जो अच्छी बातें हैं वो भी पता चलती हैं। तो तुलनात्मक समाज में ऐसे ही होता है कि उसके बारे में हमें समझ आता है कि पहले के टाइम पे चीज़ें कैसी थी। ठीक है, और तुलना 2 या 2 से अधिक के बीच में होती है, एक जने के बीच तो तुलना हो नहीं सकेगी। अब मैं हूँ, मेरे साथ किसी और की तुलना होगी ना, मेरे साथ मेरी अकेले की तुलना तो नहीं हो सकती। तो ऐसे ही जब समाज होता है, देश होता है, कंट्री होती है, तो उनमें 2 या 2 से अधिक के बीच में तुलना हो सकती है, एक के साथ तुलना नहीं हो सकती, अकेले के साथ मतलब। यहाँ पे इंग्लैंड के जो समाजशास्त्री है हॉबर्ट, उन्हों के बारे में बताया गया है। जो हार्वर्ड थे वो भी ये मानते हैं कि जो तुलनात्मक जो विधि है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि सामाजिक शोध में तुलनात्मक विधि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के लिए। क्योंकि हम कोई भी चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो हम तुलना करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं सही सटीक तरीके से। तो वो इसमें बताया कि शोधकर्ता इस विधि का प्रयोग भी करते हैं। सबसे पहले इस विधि को मानते हैं, सर्वप्रथम समाज की तुलना करते हैं। सबसे पहले क्या होता है इस विधि में कि हम समाज की तुलना करते हैं, पहले के टाइम का समाज कैसे था, आज के टाइम का कैसे है, या फिर उस देश का समाज कैसे था, इस देश का समाज कैसे है। ठीक है, सबसे पहले समाज की तुलना करते हैं, फिर व्यक्तियों की, उनके मुद्दों की,
की, ठीक है। तो लाइन वाइज है, क्रमसार है, फिर उनके विकास की, ठीक है, इन सब की तुलना करते हैं लाइन बाय लाइन। तो वही इसमें बताया है। फिर एक सरल समाज होता है, एक जटिल समाज होता है, एक द्वितीय श्रेणी जटिल होता है, एक तृतीय श्रेणी जटिल होता है, मतलब और कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो उसमें इतने तरीके के होते थे। क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट है निर्जातीय पद्धति के विभिन्न आयामों के बारे में। अब निर्जातीय क्या होती है? जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, ठीक है, या फिर जो लोगों की जनसंख्या कम होती है, या फिर आप गरीब वर्ग बोल सकते हैं, एससी ओबीसी कुछ भी इनको इंक्लूड कर सकते हैं। निर्जातियों की बात हो रही है, तो इसके अंदर देखते हैं। देखिए, पर इसमें उस जाति की बात नहीं हो रही है जो निर्जातियाँ होती हैं, वैसे उसकी बात नहीं हो रही है। इसी के अंदर नॉर्मली जो अनुसंधान है, रिसर्च है, इन सब चीज़ों की ही बात हो रही है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो साधारण हमको लैंग्वेज जो है उसका अर्थ निकालने में वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। और इसमें डॉक्यूमेंट्री जो मेथड है उसको सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें सब चीज़ों को हम लिख लेते हैं किसी की चीज़ों के बारे में। तो जो ये क्वेश्चंस है ये मैं सोच रही हूँ बाकी आने वाली वीडियो में समझा दूँ, क्योंकि वीडियो तो बहुत लेंथी हो गई है। तो ये निर्जातीय रह गया, इसको बाद में समझा दूंगी। और ये भी वैसे ही देख लेते कि सामाजिक शोध अनुसंधान में नारी के परिप्रेक्ष्य। जो सामाजिक शोध होता है ये समझा देती हूँ छोटा सा है कि जो सामाजिक शोध होता है उसके अंदर नारी का क्या मतलब वो है, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर वो क्या सोचते हैं उनके बारे में। देखिए, जब नारी के ऊपर अनुसंधान की बात हो रही है तो इसमें नारियों की मतलब वो यहाँ पे भेदभाव की अब पूरी बात हो रही है कि इन्हों का मानना था कि नारियों का कोई योगदान ही नहीं था सामाजिक अनुसंधान में। और नारियों की इसमें आलोचनात्मक इसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है कि जो नारी होती थी उन्हों को इतना कोई पार्टिसिपेट नहीं होता था, ना कोई परिवर्तन का और ना किसी चीज़ का। और जब पूछताछ करते थे तो वो उसमें पार्टिसिपेट भी इतना नहीं करती थी। और ये माना गया है इसमें कि जो पुरुष हैं उन्होंने ही इस चीज़ को डेवलपमेंट किया है, ठीक है, उन्होंने ही प्रतिनिधित्व किया है सामाजिक शोध जो है उनका। और उन्होंने ही सारे मुद्दे को सब चीज़ को लाए हैं, और उन्होंने ही मतलब कि पूरे ब्रह्मांड का उन्हों को ही सारा ज्ञान है, ऐसे समझ लीजिए। तो इसमें यह है कि नारी के लिए इसमें कोई अच्छी बातें नहीं कही गई है। उनका कहने का मतलब बस यही था कि नारी के बारे में इसमें अच्छी चीज़ें नहीं थी। जो पुरुष थे वही, जिसकी आपको पता ही है कि पितृसत्ता हमारा जो देश है जिसमें हम फीमेल को इतना वो नहीं देते, मेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि वही सब करते हैं, वही सब कर रहे थे पहले के टाइम पे भी। आज के टाइम पे थोड़ा ठीक हो गया, बट पहले के टाइम पे ऐसे था। तो वही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए हमारे पास। बाकी मैं और वीडियो अपलोड करूँगी, प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो के लिए, ताकि मेरे को याद रहे। क्योंकि देखिए, आपका एग्ज़ाम जो है थोड़े दिन बाद है, बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसका एग्ज़ाम कल है, फिर परसों, मतलब लगातार एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी सबके। तो मैं उन पर वीडियो बनाती हूँ। तो ये सब्जेक्ट या और भी सब्जेक्ट है BSc कुछ करके BPSc, ये वाले भी मेरे को बनाने। तो मेरे को कमेंट कर दिया करो आप कि इस पर वीडियो बनाने, ताकि मेरे को याद रहे थोड़ा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। PDF के लिए व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैंने एक और नया ग्रुप बना दिया, क्योंकि कल परसों 2 दिन ग्रुप ज्वाइन नहीं होते क्योंकि फुल बता रहा था। तो मैंने और ग्रुप बना दिया, आप वो ज्वाइन कर लेना। और देखिए, कभी भी ग्रुप फुल दिखाता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि वहाँ पे भी मैं सारी वीडियोस के लिंक और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे भी शेयर करती हूँ। तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके PDF ले सकते हैं। सॉल्व असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, हर एक सब्जेक्ट के मैं प्रोवाइड कराती हूँ, हर एक ईयर के भी। चाहे आप मास्टर कर रहे हो, BAG प्रोग्राम कर रहे हो, या फिर आप कोई से भी स्टूडेंट हो, तो सबके। तो यही हमारी वीडियो थी। प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का इस पर कमेंट आता है इस वीडियो के लिए, तो इसलिए फिर मैंने आज अपलोड कर रही हूँ। तो लाइक कर देना। इंग्लिश मीडियम पे मैंने एक बना रखी है, अभी और भी बनाऊँगी, आज या कल में और बना दूँगी, हिंदी मीडियम पर भी और बनाऊँगी। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।